हाँ तो बच्चों हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस। यार ऑस्मोसिस तो तुम्हें आना चाहिए मेरे ख्याल से, कहीं तुमने 9th में या 10th में पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में। यस सर वो सर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला। हाँ वही तो, वही करने वाले हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वही चीज करने वाले हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन गाइस ये क्या होती है? यार ये सॉल्वेंट को पास होने देती है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देती। सिंपल भाषा में दे अलाउ वाटर या अदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब अंडरस्टैंड करो गाइस, हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, उनको पास होने देती है। रोक किसको देती है? सॉल्यूट पार्टिकल्स को। मतलब जो भी मैंने डेफिनेशन लिखी है उसका क्रक्स ये है, सॉल्वेंट को पास होने देती है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देती। अब बच्चों मैं एक ग्रंथ लिखने वाला हूं, उसको फिर आसान भाषा में समझा दूंगा। व्हेन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ हमने सॉल्यूशन लिया, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया, या तुम्हारे पास दो सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के, they are separated by a semi permeable membrane, तो तुम्हारा क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ऑब्वियसली बात है, मूव ही वो कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दे पास थ्रू द मेम्ब्रेन। इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। सर ऊपर वाले पैराग्राफ में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? सॉल्वेटेड आयंस। ओके सर। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से सब समझ में आएगा। ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, बीच में हमने डाल दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पे एक काम करते हैं, प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। यहां पे हमने क्या ले लिया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। अब बच्चों एक नॉर्मल सी चीज हमारी क्या होती है कि यार इक्विलिब्रियम अटेन करना चाह रही होती है एनीथिंग, है ना बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों तरफ सेम चीज, सेम अमाउंट, राइट? ओके, है क्या? जो तुम्हारा मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब है दोनों तरफ सेम अमाउंट प्रेजेंट होना। अब यार जो भी चीज हो सकती है वो किसके थ्रू होगी? बाय मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो मूव कर नहीं सकता बंदा। अब सॉल्वेंट कहेगा यार मैं अपना जहां पे अमाउंट ज्यादा है वहां से उस तरफ जाता हूं जहां पे मेरी अमाउंट कम है। मतलब सॉल्वेंट अपनी अमाउंट जहां पे ज्यादा है उससे अपनी कम अमाउंट की तरफ जाना चाहेगा। अब एक और चीज, यार ये जो कंसंट्रेशन है वो हम सॉल्वेंट की टर्म्स में देखते हैं या सॉल्यूट की टर्म्स में? सॉल्यूट, राइट? अब सॉल्यूट के टर्म्स में अगर देखा जाए, हम कह रहे हैं सॉल्वेंट अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जा रहा है। जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां पे कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा है वहां पे कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो आइडिया क्या है? वो कम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ जाना चाह रहा है।
क्योंकि जहां पे कम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वहां पे सॉल्वेंट कम है। तो अगर हम कहते हैं, ये स्टेटमेंट समझना, अगर हम कहते हैं सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, व्हाट डू वी मीन? वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर हम कहते हैं इट गोज फ्रॉम हाई टू लो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। गाइस समझ में आया नहीं आया? लेकिन नॉर्मली वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, सॉल्वेंट जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम कहेंगे ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके कंसंट्रेशन जीरो, सॉल्यूट तो है ही नहीं। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहेगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन से इट विल गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। हमने कहा यार मजा नहीं आ रहा, पहले तो ये लिख दो, देयर इज मूवमेंट वो ऑफ, जो बीच में पार्टीशन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हाँ बेटा, देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये हम किसकी टर्म्स में देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ गाइस। गुड। तो अब आते हैं गाइस काम की चीज। हम कहेंगे ये दोनों हमारे यहां तक सेम लेवल तक थे इनिशियली, ठीक है। जब तुम्हारा मूवमेंट होगा तो इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसकी नीचे आने की, हाँ है ना? हमने कहा रोक देंगे, थ्रॉटल कर देंगे इस मूवमेंट को। हमने क्या कहा, सॉल्यूशन साइड पे वी विल अप्लाई प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करेंगे टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। प्रेशर लगा देंगे हम ताकि तुम्हारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स रुक जाए, क्योंकि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, ठीक है ना? इसलिए हमने प्रेशर लगाया, हम रोक देंगे उसे। और जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। लो जी, फिर करते क्यों है ऐसे ही? हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है इसलिए करते हैं। अच्छा अभी बढ़ाता हूं, ये लो देता हूं। प्रेशर ही तो बनाया मैंने, देख लिया। द एक्सेस प्रेशर that must be applied to solution side to prevent osmosis is called osmotic pressure. जिसके लिए हमारे पास एक नोटेशन है पाई, ठीक है बच्चों? यहां तो कोई डाउट गाइस? कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अब हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। एंड वी हैव गॉट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICRT। दैट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। सी हमारा यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी के टर्म्स में। आर क्या हो गया हमारा, गैस कांस्टेंट। मतलब अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर की वैल्यू 0.0821 उठाएंगे, ठीक है ना गाइस? और इनफैक्ट वहां पे जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है, जो मोलैरिटी है, तो वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, बेसिकली मोल पर लीटर गाइस, हाँ है ना बच्चों? मतलब हमारा अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो वॉल्यूम हमारी लीटर में होगी और आर की वैल्यू 0.0821 उठाएंगे, ठीक है गाइस?
तो ये हमारा हो गया। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके बच्चों, टेम्परेचर विल बी टेकिंग इन केल्विन। आई तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर था ही। यहां तक कोई डाउट बच्चों, बताओ गाइस। गुड, फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस्ड, हमारी पूरी शीट 5 है। आई वेंट ऑफ फैक्टर है जो डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूट है। अब आते हैं आइसो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। सर आई क्या था यहाँ पे? वेंट ऑफ फैक्टर बेटा। अच्छा भाई। हाँ, वही जो हम पढ़ते रहे हैं। अब आते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये तब देखा जाता है बच्चों जब तुम्हारे पास दोनों साइड में सॉल्यूशंस हैं। दोनों साइड में तुम्हारे पास क्या है? सॉल्यूशंस। दे माइट बी हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, दे माइट बी हैविंग सेम कंसंट्रेशन। हाँ, मतलब इन एनी केस अभी तो मैं ये कह रहा हूं एक ही कंसंट्रेशन कुछ है, एक ही कंसंट्रेशन कुछ और है। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है? वी हैव गॉट द फॉर्मूला पाई इक्वल टू ICRT। अब हमने कहा बाई चांस दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए, सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, विल देयर बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स गाइस? नहीं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, तुम्हारा दीज टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, A and B are isotonic। अब बच्चों देखो, अगर हमें, चलो पहले मैं आगे बताता हूं उसके बाद डिस्कस करेंगे ये चीज जो बताने वाला था। देन A and B are isotonic solutions, ठीक है, गुड। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ B, तो गाइस मूवमेंट होगी या नहीं होगी बच्चों? होगी, गुड। तो गाइस यहां पे ध्यान दो, जहां पे तुम्हारा मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ए इन दिस केस विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड बी विल बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सर ऊपर कर दो, हाँ बेटा, ऊपर कर दो एक बार। ओके। तो बच्चों एक चीज समझ आ रही है, नहीं बाई चांस तुम्हारा टेम्परेचर सेम है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा बच्चों, क्लियर है या नहीं? बाई चांस टेम्परेचर इज सेम, जिसका तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसकी तुम्हारी कंसंट्रेशन ज्यादा, या लेट अस से IC की वैल्यू ज्यादा, अगर आई भी तुम्हारा काउंट करना है तो, ठीक है ना बच्चों? तो गाइस मुझे एक चीज बताओ, एक हमने सेल लिया और सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फेंक दिया, तो तुम्हारा सेल में से सॉल्वेंट बाहर जाएगा या सेल के अंदर सॉल्वेंट घुसेगा? सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्लियर और नॉट? नॉर्मल चीज समझो, सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, हाइपरटोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन ज्यादा एक तरीके से, और तुम्हारा अंदर कंसंट्रेशन कम। हमें पता है सॉल्वेंट कहां से आता है? लो से हाई, मतलब डू यू रियलाइज गाइस वो सेल क्या करेगा? इट विल श्रिंक, राइट? और सिमिलरली अगर तुम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो तुम्हारा बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, द वाटर विल गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, द सेल विल स्वेल अप, जो तुम्हारे शायद बायोलॉजी में आता है, हाँ या ना बच्चों? राइट। तो इन एनी केस मुझे ये बता दो यहाँ पे कहां से कहां मूवमेंट होगी, ए से बी या बी से ए? बाई चांस तुम्हारे पास ये कंडीशन दे रखी है तो बी टू ए, गुड, आई थिंक दैट्स गुड एनफ, ठीक है ना बच्चों? ये हमारा हो गया। अब आते हैं समथिंग नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये वही है जो हमारा आरओज में देखा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस।
अब देखो गाइस, पहले मैं लिख दूं फिर समझा दूंगा। इफ द प्रेशर applied on solution side is more than the osmotic pressure, पहले मैं पूरा लिख ही देता हूँ, is more than the osmotic pressure of the solution, then the solvent molecules will move from solution to solvent side. This process is reverse osmosis. ठीक है बच्चों? बच्चे कहेंगे सर समझ में तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के जरूर समझाता हूँ। सी वाटर का प्यूरिफिकेशन ऐसे ही होता है। डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा, उससे पहले डोंट एक्सपेक्ट कि समझ में आने वाला है। यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर है, और यहाँ पे हमारे पास सी वाटर है। बच्चों हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे लगाना पड़ेगा टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट? बताओ गाइस। सी वाटर के साइड में, हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देंगे तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ये मूवमेंट होनी चाहिए थी, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया? ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया। बट व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर? तो गाइस अब जबरदस्ती सॉल्वेंट सी वाटर से प्योर वाटर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ कि देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सी वाटर टू प्योर वाटर? मतलब एक तरीके, एक तरफ प्योर वाटर कलेक्ट होता जा रहा है और दूसरी तरफ सॉल्यूट वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। यहां पे तुम्हारा सॉल्यूट वही रहा, सॉल्वेंट कम होता जा रहा है, तो एक तरीके से दिस विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड एंड यहां पे प्योर वाटर विल बी कलेक्टेड। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? सॉल्वेंट का जो मूवमेंट था, जो नॉर्मली बिना प्रेशर लगाने भी जो मूवमेंट था, अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाने से वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस बताओ। हमने डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चेंज कर दिया बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, हाँ या ना गाइस? हाँ सर। गुड। अब एक काम करते हैं, rather than doing questions of osmotic pressure right now, let us discuss something else जिससे हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओके, ये लो। ज्यादा टाइम लगेगा क्या बच्चों? हल्का सा ऊपर कर दो, ये तो लगेगा थोड़ा टाइम। लगेगा टाइम, ओके। हाँ तो बच्चों हम कहाँ पे थे? फेज डायग्राम पे थे। पहली चीज, फेज डायग्राम के बारे में कुछ बकवास बता रहा हूँ, सुन लो, ठीक है ना? उसका डायग्राम पे आएंगे फिर अच्छी फील आएगी। देन यू विल बी इन वो नहीं फेमिलियर सराउंडिंग में आ जाओगे तुम, जब डायग्राम पढ़ रहे होंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूँ लिख रहा हूँ उसमें फील नहीं आने वाली, तो ध्यान दो। अ फेज may be defined as any homogeneous part of a system having all physical and chemical properties
the same throughout. बच्चे कहीं से पता नहीं क्या बोल गए आप, कोई बात नहीं, एक और चीज लिख दूं फिर मैं समझाता हूं. अ सिस्टम में consist of one phase or more than one phase. अब आता है काम की चीज पे. H2O लिया हमने. यार H2O की कितनी फेज होती है? 3. I mean wasn't that easy? 3 फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये हो गया हमारा सॉलिड फेज, जो कि तुम्हारा क्या हो गया? आइस. लिक्विड फेज जो कि तुम्हारा क्या हो गया? वाटर. वेपर फेज जो कि तुम्हारा क्या हो गया? वाटर वेपर. राइट? ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस फेज डायग्राम फॉर H2O. फेज डायग्राम फॉर H2O. सर एक बार प्लीज थोड़ा क्लोरा कर दो. करें? हो गया कर लिया नोट या अभी कर रहे हो? हो गया सर. हो गया. गाइस जब तक मैं डायग्राम कंप्लीट ना कर दूं ना, बनाने मत बैठ जाना, मैं सही बता रहा हूं. लेट मी कंप्लीट द एंटायर डायग्राम, देन यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स. प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, दैट काइंड ऑफ वर्क्स. ठीक है, फेयर एनफ. ओ ए, ये हो गया. यहाँ पे हमने ले लिया आइस, वाटर, वाटर. ये हमें बताता है, ये ग्राफ हमें क्या बताता है? अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड. कौन सी फेज एग्जिस्ट कर रही होगी अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों? जैसे हमने ले लिया प्रेशर 1 atm. 1 atm पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बच्चों? यू विल हैव योर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, बॉइलिंग पॉइंट. हाँ है ना बच्चों? तो हम कहेंगे, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, बेटर फील आएगी. सो कैन वी से हमारा दिस पॉइंट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. हाँ है ना बच्चों? क्योंकि यहां पे दिस इज अ लाइन जहां पे तुम्हारा वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है. हाँ है ना बच्चों? एंड विच विल बी दिस टेम्परेचर गाइस, जहां पे आइस वाटर इक्विलिब्रियम है? दिस विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. गुड. ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट गाइस? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो. हाँ अब बना लो, बना लो. टाइम लगेगा क्या बनाने में? बस एक से. यस. ओके ओके. तो गाइस देखो, आइडिया क्या है, इस रीजन में यू विल हैव आइस. अंडर दीज कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर यू विल हैव आइस. अंडर दीज कंडीशंस यू विल हैव वाटर, प्रेशर और टेम्परेचर की. एंड अंडर दीज कंडीशंस यू विल हैव वाटर वेपर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब बच्चों एक ऑब्वियस सी चीज, इसी टेम्परेचर, इसी प्रेशर पे अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो हमें आइस मिलनी चाहिए, जो कि तुम देख भी सकते हो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे यू विल हैव आइस. हाँ है ना? ठीक है ना गाइस? गुड. तुम यहां से भी देख सकते हो, इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे यू विल हैव वाटर वेपर.
यहां तक कोई डाउट बच्चों? नो सर। ना, ओरिजिन तक हम जा ही नहीं रहे। इतनी घटिया सवाल पूछेगा, कोई बात नहीं, क्वाड्रेंट में किट हमने तो सोचो ही मत। अभी एक काम करते हैं, मैं एक दो चीजें और बताता हूँ इस कर्व के बारे में, उसके बाद ऐसे डिस्कशन कर लेंगे। पहले आते हैं ओसी पे। ओसी कर्व क्या बता रहा है? इट टेल्स द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच, ओसी कौन सा है बच्चों तुम्हारा? ये वाला ओसी, जहां पे तुम्हारा ice and water they exist in equilibrium, at which basically solid and liquid phase of H2O exist at equilibrium, coexist at equilibrium would be a better term, साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलें तो विल टॉक अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो एक तरीके से OC tells us the freezing point of H2O for different pressures and temperature, या फ्रीजिंग पॉइंट हम टेम्परेचर की बात करें तो इट विल बी प्रेशर, कि कौन से प्रेशर पे व्हाट इज द टेम्परेचर जिसपे तुम्हारा, डिफरेंट प्रेशर पे व्हाट इज द टेम्परेचर जिसपे तुम्हारा H2O लिक्विड फ्रीज करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। द प्रेशर एट विच तुम्हारा डिफरेंट, मतलब किस प्रेशर पे क्या टेम्परेचर रखा जाए कि H2O तुम्हारा फ्रीज कर जाए। यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसी फील आ रही है, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, प्रेशर बढ़ाने पे तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट कहां जाता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे जब हम, ली चैडलियर प्रिंसिपल लगाते हुए वी आर डिस्कसिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हमने कहा था प्रेशर बढ़ाने पे तुम्हारा क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, पहले मैं ये लिख दूं, यहां तक समझ गए? तो ओसी टेल्स अस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट प्रेशर्स। सर डायग्राम दिखा दो एक बारी। हाँ अभी दिखाता हूं। ओसी, ये हमारा ओसी है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रेदर, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब आते हैं ओए कर्व पे, वाटर और वाटर वेपर, जहां पे तुम्हारा लिक्विड और गैसियस फेज तुम्हारी को एग्जिस्ट कर रही है H2O की। तो ओए क्या बताता है? इट टेल्स अस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट प्रेशर्स। हाँ या ना बच्चों? अब आते हैं ओ बी कर्व पे। ओ बी हमारा क्या बता रहा होता है? जहां पे आइस और वाटर वेपर तुम्हारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ अगर सोचा जाए तो इन अ वे सब्लिमेशन कर्व। हाँ या ना? इन अ वे अगर सोचा जाए तो सब्लिमेशन कर्व, दैट इज इट टेल्स अस द टेम्परेचर एट विच योर आइस एंड वाटर वेपर exist in equilibrium। ठीक है ना बच्चों? इसको मैं ऐसे लिख दूं, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच आइस एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट गाइस? अब ये जो तुम्हारा ओ पॉइंट है, योर ओ पॉइंट, यहां पे तुम्हारा आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री कर्व्स मीट। तो O इज द टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिपल पॉइंट। करेक्ट, ट्रिपल पॉइंट। अब बच्चों एक और चीज,
एक इसको डिनोट करता है, ए इज द एंड, मतलब यहां पे तुम्हारा ये कर्व सीजेस टू एग्जिस्ट। क्यों? इन अ वे ऐसे देखो गाइस, तुम्हें याद है या नहीं याद है, एक टेम्परेचर के बाद योर लिक्विड फेज डज नॉट एग्जिस्ट। क्रिटिकल कंडीशंस, क्रिटिकल कंडीशन में तुम्हारा एक टेम्परेचर आता है जिसके बाद तुम्हारा यू कैन नॉट हैव लिक्विड। हाँ है ना बच्चों, तुम उसे लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। तो ए डिनोट्स द क्रिटिकल पॉइंट, ए डिनोट्स द क्रिटिकल पॉइंट, इट डिनोट्स द क्रिटिकल पॉइंट बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है इसके बाद योर कर्व में लिक्विड फेज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ए इज द क्रिटिकल पॉइंट। नो लिक्विड फेज, हाँ बेटा, हाँ बेटा, एग्जिस्ट, नो लिक्विड फेज एग्जिस्ट बियॉन्ड ए। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अब गाइस मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। तुम्हारे पास H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, कोई मुझे बताएगा प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता था बच्चों? प्रेशर बढ़ाते थे तो तुम्हारा रिएक्शन, इस रिएक्शन को सोचा जाए तो बैकवर्ड जाएगी फॉरवर्ड जाएगी? नालायक हो, प्रेशर बढ़ाने पे ये फॉरवर्ड जाएगी। क्यों जाएगी उसको समझो। मैंने तुम्हें रीजनिंग क्या दी थी? प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो गया, वो कहेगा यार तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, मैं अपनी वॉल्यूम कम करता हूं टू कीप द कंसंट्रेशन मोर और लेस सेम। और इसकी तुम्हारी वॉल्यूम कम कब होगी? जब वो लिक्विड में जाएगा। लिक्विड में जा रहा है, इसका मतलब एक तरीके ये समझो गाइस, तुम्हारा जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए थे, अब सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक तरीके फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? अब हमें फ्रीज करने के लिए और कम टेम्परेचर पे लेके आना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज। अब यहां पे देखो वही चीज कर्व के थ्रू हमने कहा प्रेशर बढ़ा दिया हमने, सेम टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ा दिया, ये प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो गाइस इंस्टेड ऑफ सॉलिड लिक्विड बोथ, यहां पे सॉलिड लिक्विड दोनों थे, प्रेशर बढ़ाने पे सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे बच्चों? लिक्विड। और तुम्हारा अगर तुम्हें फ्रीज करना है तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? इस पे, यू विल हैव टू गो टू अ लोअर टेम्परेचर टू फ्रीज दैट लिक्विड। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो वही चीज हमारी कर्व से डिस्कस हो गई। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो गाइस। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम या रिएक्शन goes in forward direction. Equilibrium is established in forward direction and we can say your freezing point decreases, जो कि तुमने अभी देख लिया कर्व के अंदर। हाँ या ना बच्चों? यहां तो कोई डाउट गाइस? गुड बच्चों। गाइस भाई अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वहां पे हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, हाँ, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। करेक्ट, ठीक है गाइस। in a way we are done with the theory, in a way we are done with the theory, we'll discuss 2 questions and some formulae। एक फॉर्मूला डिस्कस करना है मुझे, उसके बाद 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे and then we'll discuss the sheets that we have got। ठीक है, तो एक तो मैं तुम्हें, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? सर एक बार शीट थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये लो कर दिया। हो गया? नो, कितना टाइम लगेगा? हो गया। हो गया। गाइस एक चीज जो कि तुम रिलेट कर सकते हो लेकिन स्टिल इट इज प्रेफरेबल, मैं बता दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस। गाइस तुम देख सकते हो यार रिजल्टिंग जो कंसंट्रेशन है उसमें ICRT दे मारो। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं?
मतलब जो तुम्हारा रिजल्टिंग कंसंट्रेशन के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वही तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बनेगा। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, इट विल बी दिस गाइस। आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना बच्चों? यही हमारा कंसंट्रेशन के लिए होता था, उसी टाइप का फॉर्मूला हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बन गया, हाँ या ना? गुड गाइस। अब एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं, फिर एक और दूंगा। होल्ड ऑन बच्चों। बच्चों अब देखो, उन्हें कह रखा है इफ, क्वेश्चन में दे रखा है इमिसिबल लिक्विड सिस्टम है जिसमें एनिलीन वाटर है, इट बॉइल्स एट प्रेशर ऑफ 760 mm। उसमें वेपर प्रेशर वाटर का कितना है? 700 mm। ठीक है बच्चों, एनिलीन जब डिस्टिल हुआ तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ डिस्टिलेट, उसमें एनिलीन का परसेंटेज कितना है? गाइस क्वेश्चन को समझो फिर से, इन्होंने कह रखा है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, कौन कौन से? एनिलीन और वाटर। हमने उन्हें बॉयल किया एट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 760 mm। उस वक्त वाटर का प्रेशर वाज 700 mm। अब ये पूछना चाह रहे हैं जो डिस्टिलेट है जिसके अंदर तुम्हारा क्या होगा? स्टीम भी होगा, एनिलीन भी होगा, उसमें व्हाट इज द वेट ऑफ एनिलीन? बच्चों जो डिस्टिलेट है, जो वेपर्स गए, उसमें एनिलीन की परसेंटेज कितनी है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेट परसेंटेज। तो एक काम करते हैं, देखो गाइस एक्सप्रेशन कितनी आसानी से बनाते हो उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है गाइस, जैसे हम क्या कहेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं। पहली चीज, करने के दो तरीके मतलब एक्सप्रेशन लिखने के दो तरीके हैं, एक आसान एक्सप्रेशन, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सप्रेशन। पहली चीज हमें बताए इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो गाइस प्रेशर इन जनरल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स दैट गो इनटू वेपर फेज, हाँ या ना? ये तो नॉर्मल चीज है कि तुम्हारे जब वेपर्स में गए तो जो भी वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग उसके मोल्स होंगे वेपर फेज में, which will then be condensed to form liquid, हाँ या ना बच्चों? एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, जो तुम्हारा प्रेशर है, प्रेशर अबव द सिस्टम, राइट? प्रेशर ऑफ H2O, प्रेशर ऑफ एनिलीन अबव द लिक्विड जो है, उतने ही तुम्हारे मोल्स होंगे ऑफ H2 एंड एनिलीन अबव द लिक्विड, एंड दोज आर द वेपर्स व्हिच विल बी कंडेंस्ड ओवर टू द अदर साइड, हाँ या ना? राइट। तो हम कहेंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अब प्रेशर वाटर का कितना है? 700 है। हमें पता है एनी टोटल प्रेशर 760 होगा, इट इज बॉइलिंग एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 760 mm। तो हम कहेंगे उसमें एनिलीन का कितना होगा? 60। तो कैन वी से 60 by 700 कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ एनिलीन बाय मोल्स ऑफ वाटर, बच्चों हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes. These are the moles in vapor phase which will then be condensed over to the other side, हाँ है ना? राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा ऐसे मान के चलो मोल्स ऑफ एनिलीन इतने, मोल्स ऑफ वाटर इतने, तो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ एनिलीन कितना आएगा बाय वेट? दैट विल बी 60 into molecular mass of aniline over 60 into molecular mass of aniline plus 700 into molecular mass of water into 100 guys। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? guys बोलो, is this clear or not? This will give us the percentage of aniline by weight in the distillate, हाँ या Yes, ना? sir. गुड। दूसरा तरीका इस एक्सप्रेशन को लिखने का मतलब आंसर निकालने का क्या है, assume 100 gram of distillate and let us assume x ग्राम एनिलीन। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा 60 by 700 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एनिलीन बाय मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ एनिलीन कितने आ गए? x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनिलीन, एंड व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ वाटर। अगर टोटल मास 100 है जिसमें x ग्राम एनिलीन है, तो 100 माइनस x विल बी वाटर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। यहां से जो x आएगा दैट विल डायरेक्टली गिव यू द आंसर गाइस, हाँ या ना? ये बताओ मुझे। Yes, sir. सेकंड वाला बेटर है?
गुड, मेरे को भी ये बेटर लगता है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, देन विल गो ऑन टू द शीट गाइस। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। हमें सॉल्यूशन दे रखा है 0.849 ग्राम ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड, मतलब ये सॉल्यूट है। पहली चीज क्या है, ये मर्क्यूरियस क्लोराइड होता क्या है? ये होता है बच्चों Hg2Cl2। दिस इज योर मर्क्यूरियस क्लोराइड, Hg2Cl2, ये मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है। उसने कहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे दिया, डेल्टा TF दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, KF ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, स्टेट पूछी है। डू यू रियलाइज गाइस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आई? इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस यहाँ पे सिर्फ एक चीज थी, मुझे बता दो इन चार ऑप्शंस में आई की वैल्यू क्या है? दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू गाइस। 1 में आई क्या है? ए में आई क्या होगा यार? ए में कर क्या रहे हो भाई? Hg2Cl2 मॉलिक्यूल। ए ऑप्शन में आई की वैल्यू क्या है? 1। Hg2Cl2 था, इट इज एग्जिस्टिंग एज Hg2Cl2, आई इज 1। हाँ या ना? यस सर। सेकंड वाले में आई क्या है? बी में बोलो गाइस, अरे बोलो भाई। सर 1 ही होगा। HgCl है, Hg2Cl2 को HgCl में ब्रेक कर दिया, I will be 2। हाँ है ना? Hg2Cl2 will give 2 HgCl, I will be 2। C में क्या होगा I की वैल्यू? क्या कर रहे हो यार? Hg2Cl2 was a molecule, it is breaking down into Hg plus and Cl minus, I will be 4। and what will be the answer in D? 3। गुड। अब तो हमें I की वैल्यू चाहिए, एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं सीधा। हमें दे रखा है 0.849, वैल्यू डेल्टा TF कितना दे रखा है? 1.24 इज इक्वल टू IKF into M, which will be 0.849 by molecular mass of Hg2Cl2 by 50 into 1000। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? गाइस दिस इज व्हाट विल गिव यू द आंसर बच्चों। यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो भाई, आई निकालो, उसके बाद कंपेयर करके बता देना मुझे। ओके, आई विल गिव यू द आंसर। ओके डन, यस सर। गुड, योर चैप्टर इज ओवर इन अ वे, इन अ वे।